समझ ही नहीं पाई कि उस हकीकत में ऐसा क्या है। 2000 उन्होंने कहा कि 2017 के पहले मैं कुछ और था, मेरी जिंदगी कुछ और थी, मैंने बहुत ये मिस्टेक्स एक की हैं। कहानी में नया मोड़ आ गया है। ये तो नई इंटरेस्टिंग है। हाँ, और ये सारी चैट्स भी है मेरे पास में। अगर वो झूठ बोलेंगे ना, मैं कोर्ट के सामने हर एक चीज पेश करूंगी कि मैं कितने गंदे तरीके से झगड़ती थी। मैंने 1000 टाइम उनको ये बोला होगा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुमने मेरी जिंदगी। वो हर बार ये बोलते थे कि यार थोड़ा सब्र करो, सक्सेस है एक बार, उसके बाद मैं हटाऊंगा। फिर दूसरी चीज, जो व्यक्ति मेरे साथ पूरी पूरी रात बात कर रहा है, मैं कैसे जज करूं कि वो शादीशुदा है। एक वक्त में वो उस औरत को विष कन्या बोलते थे, वो बोलते थे विष कन्या है वो। इवन वो ये भी बोलते थे कि मैं इसको अपने घर में नहीं चंद रखता हूँ, अपनी च, माँ के च, पास। बार कहा कि ये हम्म, एक सिर्फ और सिर्फ प्लांट की गई है, मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं महीने में एक बार सिर्फ और सिर्फ घर का खर्चा देखने के लिए जाता हूँ, अदरवाइज मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। इवन मैं छुटमुलपुर के घर में जहाँ इनकी माताजी रहती है, वहां भी मैं इस महिला को नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के साथ भी, इनकी माँ के साथ तो उसकी बनती भी नहीं है, ये दोनों कभी आपस में साथ में रह ही नहीं सकती इनके परिवार के साथ में। तो इन्होंने इसको एक द्वारका के एक छोटे से एक अपार्टमेंट में वहां रखा, और वहां ये वही महीने में एक बार ऐसे जाते हैं। ये सारी चीजें मुझे पूरी तरीके से, ये सेम पिक्चर, क्योंकि देखो ये टेलीकास्ट हो रहा है, मैं झूठ तो बोल नहीं रही हूँ, तो ये कहानी मेरे दिमाग में गड़ी गई बस। क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है या ऐसा कोई मैसेज है जिसने आपको स्पष्ट धोखा दिया हो, ऐसी कोई चैट हो, और आप सोशल मीडिया की बजाय कानून का सहारा क्यों नहीं लेती हैं? कानून से क्यों नहीं जो है उनको किसी प्रकार से कानूनी तौर से उनसे आप बात करती हैं? आप सोशल मीडिया का ही सहारा क्यों ले रही हैं? आपने एक इंटरव्यू के दौरान दिल्ली होटल की बात की थी, तो ये दिल्ली की होटल की क्या कहानी है? क्या आप मायावती जी से जब मिलेंगी तो इसकी शिकायत करेंगी? मायावती को यह बात बताएंगी? शिकायत तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन उनके सामने रोऊंगी जरूर, एक महिला के रूप में एक अपना दर्द बयां करूंगी कि बहन जी, मैं बहुजन आंदोलन की वजह से आज मैंने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बलि चढ़ाई है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन खत्म हो गया, सार्वजनिक रूप से मुझे चरित्रहीन का धब्बा लगा, मेरे ऊपर अगर ये दाग लगा तो सिर्फ और सिर्फ इस एक गलती की वजह से। तो हाँ, भावनात्मक रूप से, और इवन जो लोग मुझसे बोल रहे हैं, कई लोग बहन जी के समर्थक मुझसे बात जब करते हैं तो वो बोलते हैं कि जब तुम जाओगी तो वो 100% तुम्हें गले लगा के तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, और वो तुम्हें चिपका कर ये बोले महसूस कराएंगे कि एक महिला महिला की फीलिंग्स को समझ सकती है, उसके दर्द को समझ सकती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हाँ, ये चीज होगी। इस इससे पहले आप राजनीति में थी उनकी हाँ कैंपेन। हाँ, एक हाँ। स्मॉल लेवल पे बस, हाँ। हाँ, तो कभी पूरे फुल फेज में बैटिंग करने को मिले, चंद्रशेखर मायावती जी सीधे आपको कहें कि आपको चुनाव लड़ना है, या कोई भी राजनीतिक दल कहे कि आपको चुनाव लड़ना है, तो क्या कभी आप राजनीति में आएंगे? अन्याय के लिए लड़ने जाना है, पहले एक दिन पहले से पोस्ट स्टार्ट कर देना है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं वहां आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये सारी चीजें, जो वहां की पूरी टीम अलर्ट हो जाए, लोग प्रिपेयर हो जाए, पुलिस प्रशासन वहां पर वो हो जाए, तो मैं तो इसके सबसे पहले से ही खिलाफ हूँ, आज से नहीं, पहले से ही। कई बार मेरे मैसेजेस भी मैं दिखा भी दूंगी कि मैं उनका कितना, क्यों, क्योंकि जब आप इस तरह की स्थिति को उत्पन्न नहीं क्यों होने दे रहे हो। अगर आज चंद्रशेखर शांतिपूर्ण तरीके से 2 कारों के माध्यम से उस परिवार से मिलने जाते, बाद में मीडिया देखती, बाद में लोग देखते, तो क्या उस परिवार को न्याय नहीं मिलता? नहीं। लेकिन आपको एयरपोर्ट से हल्ला मचाना है, आपको पहले से ही एक्टिव करना है, क्योंकि आप बिना काफिले के रह नहीं सकते हो। आपको चाहिए कि कारों का एक काफिला होना चाहिए, हजारों पुलिस वाले मेरे इंतजार में खड़े होना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से एक स्टंटबाजी है, जिसका नुकसान अभी प्रयागराज में हमने देखा। वो मासूम बच्चे, जिनको बोल सकते हो कि अभी एक तरीके से उनके दूध के दांत नहीं टूटे, उनको अकल नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, आज वो लोग वहां पे कान पकड़कर नीचे बैठे, उन बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मेरा इंटरव्यू हुआ, एक वेद प्रकाश नाम का बिहार का एक रिपोर्टर है, और वो है, उसका यूट्यूबर है। उसने काफी दिनों से रिक्वेस्ट की कि मैडम आप इंटरव्यू दो, ये, लेकिन मैं नहीं दे रही थी किसी को भी इस तरह से इंटरव्यू। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप सिर्फ स्वर्ण मीडिया पर जाकर बैठती हो, आप बहुजन मीडिया को क्यों नहीं अपने स्टेटमेंट्स देती, जिससे बहुजन समाज के बीच में आपकी बात जाए। मैंने कहा ठीक है। जब मैं गई तो उस व्यक्ति को, पहली बात तो उसको ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग जूम नहीं करना आता, तो उसने कहा कि 1 घंटे कैजुअल टॉक हो रही, जैसे अभी हम दोनों की हो रही है। अब 1 घंटे की बात में मैं उसी स्टेटमेंट में भावनात्मक रूप से भी हुई, मेरे दोनों चीजें दिखी। फिर एक स्टेटमेंट उसने ऐसा पूछा 1 घंटे के बाद, जिसमें मेरी हंसी निकली, तो उस लोगों ने उस पर विरोध कर दिया। जब मैं रोई आप ही के इंटरव्यू में,
तो लोगों ने लिखना नीचे मगरमच्छ के आंसू है, मतलब महिला का दुख मगरमच्छ के आंसू है। और अगर एक सवाल हुआ उसमें मैं हंसी तो बोला कितनी बेशरम है, हंस रही है, पीड़ित है तो हंस रही है। मतलब महिला को तुम लोगों ने समझा क्या है? मतलब ना, अगर महिला पीड़ित है, अपना दुख, पहले वो इतना दुख झेल के आई है, ऑलरेडी डिप्रेशन झेल के आई है, अब वो अगर इतनी अपफ्रंट होकर समाज के सामने बात रख रही, तो तुम उससे ये बोल रहे हो कि वो रोई क्यों, तो मगरमच्छ के आंसू है। और देखिए, मैं पिछले कई दिनों से एक ही टॉपिक के ऊपर जवाब दे रही हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अब मैं आगे, क्योंकि मेरी पहचान, मेरे व्यक्तित्व की पहचान या मेरी जर्नी सिर्फ चंद्रशेखर से नहीं है। मैंने बहुत हाँ। कुछ हासिल किया, बहुत बड़ी जर्नी मैंने जी, ये तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जी। उसको लेकर इतना फोकस किया जा रहा है क्योंकि अभी करंट मुद्दा वो है। तो मैं तो अपने सवाल, क्योंकि देखिए सांच को कोई आंच नहीं वाली बात है, तो जी। जो है वो बताने के लिए तैयार हैं। तो मैं हर बार मीडिया के सामने आती हूँ, आप लोगों के सामने आती हूँ और अपनी बातों के जवाब बेबाकी से देती हूँ। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सवाल, अगर ये जनता के सवाल हैं तो बिल्कुल मैं उनके जवाब देना चाहती हूँ। है कि लोग पूछ रहे हैं कि आप 4 साल तक आपने अभी तक कुछ नहीं बोला। चंद्रशेखर जब सांसद बन जाते हैं तब आप अचानक बोलने लगती हैं कि उनसे आपके रिलेशन थे और इस तरह की घटनाएं घटी। सवाल नंबर 2, रोहिणी जी, आपको के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप एंटी दलित, एंटी रिजर्वेशन प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। आपको पूरे लोग यही कह रहे हैं कि आप एक एंटी दलित है और एंटी रिजर्वेशन आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का आरोप है कि आप मनुवादी और ब्राह्मणवादी एजेंडा चला रही हैं। तीसरा सवाल जो आपके ऊपर यह है कि क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि चंद्रशेखर आजाद द्वारा आपको धोखा दिया गया है? मतलब क्या कोई आपके पास ऐसी चैट्स या ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग या कोई ऐसा मेल उपलब्ध है जिसमें चंद्रशेखर द्वारा आपको कहा गया था कि उससे शादी करूंगी, आपसे वो शादी करेंगे, या इस टाइप की कोई चैट है? चौथा सवाल है कि आपको लगता है कि इस केस को मीडिया ट्रायल करने के बजाय, जनता के बीच में लाने के बजाय सीधा आप कोर्ट में ले जा सकती थी? पांचवा मेरा सवाल है कि क्या आपके पास जो पुराने एक चैट्स कुछ वायरल हो रहे हैं जिसमें आप चंद्रशेखर को भाई भाई कहते हुए नजर आ रही हैं, तो ऐसा कब क्या हो गया, रिश्तों में बदलाव अचानक कब कैसे आ गया कि भाई से आप सीधा रिलेशन की बात करने लगी? और आपने कई जगह पे आरोप लगाया है कि दिल्ली के होटलों में भी कई बार चंद्रशेखर ने आपको आमंत्रित किया है, बुलाया है। इसके अलावा और भी मेरे बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के कुछ बड़े नेताओं का कहना है कि मायावती जी अगर आपसे मिलें तो आप उनसे ये प्रेजेंटेशन किस टाइप से रखेंगी? या जो कुछ दिन पहले अभी चंद्रशेखर प्रयागराज गए थे और उनके जाने के बाद से वहाँ पे बहुत सारे लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, जिस पे बीएसपी से लेकर आप भी इस पर सवाल उठा रही हैं कि चंद्रशेखर की वजह से ये लोगों का करियर बर्बाद हुआ। तो ये मैंने अपने 6-7 सवाल आपके ऊपर दाग दिए। अब इसका एक एक करके आप जवाब दीजिए। पहले सवाल पे आ जाते हैं कि आपने 4 साल तक कुछ नहीं बोला, लेकिन अचानक जैसे ही चंद्रशेखर सांसद बन गए वैसे ही आप जो है मीडिया की लाइमलाइट में आ गई और आपने आरोप चंद्रशेखर पर धड़ाधड़ लगाना शुरू कर दिया। रही बात 4 साल की, तो जब रिश्ते में थे तो फिर आरोप कैसे लगाती और क्या बोलती, चीजों की हकीकत तो बाद में पता चली ना, विरोध हुआ। और रही बात सांसद बनने के बाद, ये तो मैं अब इस सोच का और इस उस दिन का शुक्रगुजार मानती हूँ कि मैंने उनके सांसद बनने के 4 या 5 महीने पहले 9 दिसंबर 2023 को फर्स्ट ट्वीट किया था। उस वक्त वो कुछ भी नहीं थे। अगर लालच होता, अगर ये देखती कि आज नहीं कल ये आदमी सांसद बनेगा, करोड़ों का फायदा पहुंचाएगा मुझे, पॉलिटिकल फायदा पहुंचाएगा, तो मैं चुप रहती, मैं सोचती कोई बात नहीं। लेकिन वो विरोध मेरा एकदम नेचुरल था कि जो हुआ उसके बाद। और सवाल जवाब, अगर आप मेरे पहले ट्वीट को जो विरोध में ट्वीट किया उसमें मैंने ये कहा था कि क्या ये सही है या मैंने तो इनके ऊपर भरोसा किया, इस रिश्ते में आई, आंदोलन के साथ चली, और इन्होंने मुझे समाज का वास्ता देकर और उस तरह की अजीब से एक्सक्यूजेस देकर छोड़ दिया। तो एक औरत के जीवन का क्या, उसको लेकर मैंने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, वो कई लोगों के पास सेव भी होगा, अगर आप उसकी भाषा को पढ़ेंगे तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सांसद बनने के बाद विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो ये, अगर सांसद नहीं बनते तो ये हमारा रिश्ता भी नहीं टूटता, रिश्ता टूटा ही सांसद बनने के बाद है।
तो यही तो सोच मैं भी बताना चाहती हूँ कि संघर्ष में आपको लड़की चाहिए, संघर्ष के वक्त आप चाहते हो कि मेरा साथी मेरे साथ रहे, लेकिन जैसे ही आप किसी तरह की कोई एक छोटी सी जीत हासिल करते हो, आप सबसे पहले मतलब वही जिस लाठी के सहारे आप चले, सबसे पहले उस लाठी को फेंक दिया, वो वाला ही व्यवहार किया। पहली चीज। दूसरी चीज कि सांसद बनने तक की भी जर्नी में मैं पूरी तरह से सपोर्टिव रही। मेरा पहला जब गुस्सा निकला, जब मैंने एकदम तर्क वितर्क करना शुरू किए लोगों के सामने, उस टाइम पे मैंने मीडिया ट्रायल नहीं किया था, मैंने सिर्फ ट्वीट किया था और उसके बाद चीजें संभाल ली थी इन्होंने, और परिवार के लोगों ने भी काफी, और उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ। इन्होंने कहा कि देखो ताकत मिलती है ना तो हर फैसले का सम्मान होता है, ये चंद्रशेखर का तर्क था। तो जब तक ताकत हासिल नहीं होगी हम किसी भी फैसले को ले, आज मैं ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा हूँ, इस बीच अगर मैं शादी करने का फैसला करता हूँ तो ये समाज विरोधी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कुछ सफल हुआ, कुछ बना, तो उसके बाद अगर मैं फैसला लेता हूँ तो एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है, सांसद बने, उसके बाद फिर अब आपने कहा कि ये उसके बीच भी, उसके 1 साल बाद तक भी विरोध क्यों नहीं किया। सितंबर में ये इटली आए, ऑस्ट्रिया आए, 3 दिन का इनका दौरा था, मैं भी इनके साथ थी उस वक्त, हम लोग मिले यहाँ पर। उस दौरान हमारी फाइनल, क्योंकि मैं भी इनसे फाइनल टॉक चाहती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी पीएचडी की वजह से मैं इंडिया नहीं आ पाई, तो मैं चाहती थी कि अब बातें क्लियर हो। तो हम लोग, जब मैं ऑस्ट्रिया गई तो इन्होंने कहा ठीक है अभी हम तो फ्लाइट से जा रहे हैं, तो हम लोग सेम फ्लाइट में ऑस्ट्रिया से इटली गए, तो हमारी 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, उसके पहले भी हम एयरपोर्ट पे साथ रहे, तो हमारी इस पे चर्चा हुई। मैंने बोला मुझे अब फाइनल कंक्लूजन चाहिए, क्या चाहते हो, ये सही नहीं है। इनको मैंने रिक्वेस्टिव वे में बोला कि ये सही नहीं है, ये आंदोलन के हिसाब से सही नहीं है, ये पॉलिटिकल के हिसाब से सही नहीं है, ये व्यक्तिगत जो मुझे आप इतना बड़ा एक धोखा दे रहे हो ये भी सही नहीं है। मैंने इनको काफी, और हमारी इस पे घंटों चर्चा हुई इन 3-4 दिनों के दौरान, जब इनका यूरोप में दौरा था, हमारी घंटों इस बात पे चर्चा हुई कि ये सही नहीं है। तो इन्होंने काफी इमोशनली भी समझाया, काफी अलग अलग तरीके से समझाया, इवन धमकाया भी, दोनों तीनों तरीके से इन्होंने मुझे बोला। पहले तो इन्होंने इमोशनली समझाया कि देखो हमारी समाज ना, हम बहुजन समाज से आते हैं और वहां पर ना ये सब चीजें सही नहीं है। बोले मैं अगर, उन्होंने स्पष्ट बोला कि अगर मैं चुनाव हारता तो मैं 100% चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं रोहिणी से शादी करता है, क्योंकि रोहिणी ही मेरी साथी है। तो फिर मैंने कहा कि तुम्हारी राजनीति मेरा जीवन तय करेगी क्या, मेरी भावनाएं तय करेगी क्या। अगर तुम जीतोगे तो तुम जनता के या और किसी के, और अगर तुम हारोगे तो तुम रोहिणी के। ये सोच क्यों है? क्या अच्छा, आपको एक खिलौना समझ आ रहा है? पहले उन्होंने कहा था कि शादी जो है वो चुनाव के बाद, सांसद बनने के बाद करेंगे। हाँ और उसके बाद से कहा था कि अगर हारा तो फिर शादी हो जाती। हाँ, मतलब दोनों ही केस में तो देखो ना कितना कंफ्यूज किया उन्होंने मुझे इस चीज को हाँ लेकर। पहले कहा कि ताकत मिलती है तो फैसले लिए जाते हैं, ठीक है। हाँ अब हाँ वो ये हाँ बोलने लगे कि अब मैं हार जाता तो हाँ फिर तो मैं रोहिणी के साथ। तो मैं ही सोच रही हूँ कि आप ये गेम खेल रहे हो क्या? आपको खुद बातों से समझ आ रहा होगा कि एक लड़की की साइकोलॉजी को। तो मैं दोनों तरफ से गुस्सा थी कि पहले आपने कहा कि जीतने में मेरा साथ दो, हम बनते हैं, पहले हम सफलता हासिल करते हैं, या तुम बनो या मैं, उसके बाद हम फैसला लेंगे। और जब बन गए तो तुम ये बोल रहे हो कि देखो अगर मैं हार जाता तो मैं ये कर सकता था। तो मतलब तुमने मुझे खिलौना समझा है, साइकोलॉजिकल भी तुम इस चीज की बात कर रहे हो। इसी से विवाद का एक बहुत बड़ा जन। तो फिर मैं अपने आप को बड़ा ही ठगा महसूस करने लगी, बड़ा डिप्रेस्ड महसूस करने लगी कि ये व्यक्ति दोनों तीनों तरफ से सिर्फ खेल रहा है, पॉलिटिकली भी, इमोशनली भी, चट भी इसकी पट भी इसकी, वो वाला हिसाब कर रहा है। तो वहां से काफी विरोध। फिर मैं इंडिया आ गई अक्टूबर में, अपने परिवार के साथ रही 3 महीने, वहां पर डिग्री लेकर आई। मैंने अपने परिवार से बात की, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा, फिर एक वक्त तो चंद्रशेखर भी ये बोल रहे थे कि मैं परिवार के पास आऊंगा इंडिया में, घर पे इंदौर में, और मैं बात करूंगा मम्मी पापा से। लेकिन उसके बाद तो इनको सफलता का जो गुरूर चढ़ा, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे थे। सिर्फ मुझे ही नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बुरा व्यवहार, अपने साथ के लोगों के साथ बुरा व्यवहार। तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि एक छोटी सी सफलता ने तुम्हारे सिर पे एकदम वो नशा चढ़ा दिया कि तुम किसी को कुछ नहीं समझ रहे हो। और फिर बैक टू बैक रॉन्ग डिसीजन, पॉलिटिकली भी, सोशली भी और पर्सनली भी। तो ये सारी चीजें तब निकल कर आने लगी। अब उसके बाद भी देखो, एक वक्त तक तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, चलो हो गया जो होना था, अपनी जिंदगी अपनी किस्मत है, छोड़ दो इसको। लेकिन जब मैं सामाजिक जीवन में आई, जब मैंने भी अपना एक संगठन बनाया, अपना जन पावर फाउंडेशन बनाया, उसके बाद लोगों की जब व्यक्तिगत और एक सामाजिक छवि मेरी बनी और उसके ऊपर सवाल जवाब हुए, वहां मेरा एग्रेशन शुरू हुआ कि अब मैं स्पष्टीकरण चाहती हूँ,
अब मैं बोलूंगी, अब मैं दिखाऊंगी कौन नहीं। देखो, एक लड़की का जीवन है मित्रा, मैं आपको एक चीज बोलूंगी इस चीज में कि एक लड़की हार्ट ब्रेक भी फेस करे अपनी लाइफ में, ट्रू लव भी वही करे, सारे सेक्रीफाइसेस वो करे, समाज से, जाति से, अपने परिवार से लड़के उस इंसान के साथ खड़ी हो, और बाद में वो व्यक्ति उसको छोड़ के भी जाएगा, धोखा भी देगा, और जब वो लड़की लड़ना शुरू करती है, बोलना शुरू करती है कि गलत हुआ है, उसके बाद भी समाज यही बोलता है। ये मैं इससे सहमत हूँ आपसे। हम्म। रोहिणी, एक सवाल इस बीच में आ गया, हालांकि वो हमारे सवाल का हिस्सा नहीं था, लेकिन चूंकि ये मीडिया पे ट्रायल हो रहा है तो इस पे एक सवाल है व्यक्तिगत। चंद्रशेखर आपके साथ रिलेशन में थे, तो उनकी शादी पहले हो चुकी है, ये अभी आपको ये बात तो पता है। उनकी पत्नी से उनके कैसे रिश्ते हैं? अगर किसी व्यक्ति के पत्नी से अच्छे रिश्ते होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं किसी बाहर किसी दूसरी महिला से बात करता है या उस अपनी पत्नी को फेम में भी लाता है। कहीं भी मैं देखता हूँ चंद्रशेखर अकेले ही आते जाते हैं। तो आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन जब हाँ। मुझे पता चला, जब मुझे इस चीज के बारे में रियलिटी 2000, तो क्या इन्होंने आपने उस उनकी पत्नी को पूरी, देखा है? देखा है उनकी पत्नी को? नहीं नहीं ना, मैंने उनको कभी देखा, कभी नहीं, कभी हम मिले नहीं है, कभी किसी हाँ। तरह से कुछ नहीं। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से। अब इसकी भी बहुत अच्छा सवाल किया, अब तक किसी मीडिया ने ये सवाल नहीं पूछा मुझसे, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने ये सवाल किया, क्योंकि इस पे स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। अब हाँ। रही बात, पहले तो आपने जो शादी की उसको आपने छुपाई क्यों? जब आप आपकी गरीबी दिखा रहे हो, अपने माता पिता दिखा रहे हो, अपना तो घर अपनी दिखा रहे हो, पत्नी को क्यों नहीं और दिखा रहे हो? उस घर में वो महिला रहती थी, उसको क्यों नहीं दिखाया आपने समाज के सामने? आपने क्यों नहीं लेकर आया? आपने शादी छुपाई पहले तो, है ना, भ्रम में। तो समाज भी आपका, जब तक के चुनाव नहीं लड़ते, शायद 5 साल बाद चुनाव लड़ते, तो समाज को तब पता चलता। तो आपने ये तो एक पूरी कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट करके रखी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला व्यक्तिगत रिश्ता कैसा, मुझे तो ये दिखाया गया था कि उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। एक महिला जो कहीं ना कहीं से प्लांटेड की गई उनकी जिंदगी में, सेम वर्ड्स है चंद्रशेखर के, जो एग्जैक्ट मैं बोल रही हूँ। उन्होंने कहा कि वो महिला, तुम जानती हो बहुजन आंदोलन में महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरह से बहुजन आंदोलन को प्रभावित करने के लिए। तो मैं भी एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार हुआ हूँ रोहिणी। 6 महीने पहले ये महिला मेरे घर में आकर रहने लगी, कई लोगों को पता चलना, मैंने अपने आंदोलन को बचाने के लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, उसमें भी कई शर्तें हैं। मैंने कहा कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कब से होने लगी? अब्रॉड में मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सुनी हाँ। थी, लेकिन हाँ। इंडिया में कौन सी होती है? तो इन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया, 1000 टाइम इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला वर्ड यूज किया। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ये कि मैं उसको कभी सार्वजनिक सम्मान नहीं दूंगा, कभी समाज के सामने नहीं लेकर आऊंगा, ना वो कभी ये चीज डिस्क्लोज करेगी कि वो उसकी शादी मुझसे हुई है। और आपने देखा, चंद्रशेखर ने भी कभी डिस्क्लोज नहीं किया, उस महिला ने भी नहीं किया। वैसे वो सोशल मीडिया पे इनके बारे में खूब लिखती है, फोटो डालती है, लेकिन कभी उसने भी नहीं बताया। तो तुम दोनों चोर हो, मतलब तुम दोनों इस ट्रैप में थे, और तुम दोनों ही मिलकर मूर्ख बना रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि रोहिणी मुझे इससे बचाओ, उनके वर्ड्स थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं आंदोलन के प्रति कितनी ईमानदारी से काम कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो, अब मैं इस षड्यंत्र का शिकार हो चुका हूं, तो मैं इससे निकलना चाहता हूं, इसमें तुम मेरी मदद करो। तो आज निकल मैं उसको इस दिमाग से निकालूंगा कि कभी किसी को ये भी ना फील हो, ना वो अटैक करे। फिर इन्होंने एक और चीज बोली, जब हमारा झगड़ा हुआ, जब मैंने कहा शादी के लिए कि अब मुझे शादी करनी है, अब हमारा जब बहुत लेट हुआ ये 2023 आते आते, तो मैंने कहा कि अब हो गए हमारे रिश्ते को 2-3 साल, अब हमें शादी करनी है, इसका क्या? तो इन्होंने मुझसे कहा कि वो महिला मेरे कुछ ऐसे, क्योंकि देखो गलतियां सबसे होती है रोहिणी, मैंने भी पास्ट मिस्टेक्स की है, हम सब करते हैं। तो वो महिला मेरे कुछ ऐसे राज जानती है जिसको, क्योंकि वो फिर धमकाने लगी, जैसे उस महिला को पता चला कि ये तो इसको एक अच्छी लड़की मिल गई, अब रोहिणी के साथ चला जाएगा अपनी लाइफ में, तो उसने इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और ये चीजें हम मेरी चंद्रशेखर आंखों की के सामने। चंद्रशेखर की हाँ पत्नी ने, हाँ, उन्होंने इसको, चंद्रशेखर चंद्रशेखर की पत्नी ने चंद्रशेखर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हाँ, और वो भी शब्बीरपुर कांड की हकीकत को लेकर। तो मैं हाँ। कभी समझ ही नहीं पाई कि उस हकीकत में ऐसा क्या है। 2000, उन्होंने कहा कि 2017 के पहले मैं कुछ और था, मेरी जिंदगी कुछ और थी, मैंने बहुत ये मिस्टेक्स एक की हैं। नई इंटरेस्टिंग कहानी आ गई तो कि वही तो, अब आपको, चंद्रशेखर की पत्नी भी आपके अनुसार इस पूरे कांड में इन्वॉल्व है। हाँ,
उसको सब कुछ बाद में पता चला, तो उसके बाद उसने धमकाया उनको, और फिर इन्होंने मेरे सामने, फिर ये मुझे ना ये सारी चीजें रो रो के एक्सप्लेन करते थे कि रोहिणी मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। फिर दूसरी चीज, तो फिर उन्होंने ये चीज मुझे बताना शुरू करी कि वो इस आंदोलन को ही खत्म कर देगी तो हम शादी करके क्या कर लेंगे। फिर उन्होंने मेरे दिमाग में ये चीज डालना शुरू करी कि अगर हम शादी करते हैं लेकिन ये आंदोलन को जिस तरीके से बर्बाद करने की वो धमकी दे रही है, अगर वो हुआ तो हम दोनों ने तो सपना सजाया कि हम लोग बहुजन आंदोलन चलाएंगे, फिर ये चीजें खराब हो जाएगी। तो फिर उन्होंने मुझे ये बोला कि ठीक है थोड़ा वक्त इंतजार करो। वो बार बार मेरे को बोलते हैं कि कच्चे फल वो नहीं देते, मिठास नहीं देते, फल को पकने दो उस पे के बाद। तो मतलब एक से सारे एग्जांपल्स, और ये सारी चैट्स भी है मेरे पास में। अगर वो झूठ बोलेंगे ना, मैं कोर्ट के सामने हर एक चीज पेश करूंगी कि मैं कितने गंदे तरीके से झगड़ती थी। मैंने 1000 टाइम उनको ये बोला होगा तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुमने मेरी जिंदगी। वो हर बार ये बोलते थे कि यार थोड़ा सब्र करो, सक्सेस है एक बार, उसके बाद मैं हटाऊंगा। फिर दूसरी चीज, जो व्यक्ति मेरे साथ पूरी पूरी रात बात कर रहा है, मैं कैसे जज करूं कि वो शादीशुदा है? मैं कैसे बोलूं कि वो शादीशुदा है? जिसका सुबह उठ के सबसे पहले मुझे फोन करना, जिसकी हर एक एक्टिविटी का मुझे पता होना, जिसकी हर सीक्रेट मुझे पता होना, जिसकी हर एक गतिविधि मुझे पता होना, वो कब कहाँ जा रहा है, वो अखिलेश जी से मिलने जाएंगे, वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मिलने जाएंगे, वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मिलने जाएंगे, हम प्लान करेंगे। तो हर चीज में मुझे तो कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि कुछ और भी है। और इवन उनके जितने जो साथ के लोग हैं, मनीष उनके साथ रहता है, वो सब कुछ जानता है, उसके उनके साथ 2-4 लड़के और रहते हैं, वो सब जानते। हम पूरे टाइम वीडियो कॉल करते थे, वो फ्लाइट में बैठेंगे तो वीडियो कॉल, कार में कहीं जाएंगे तो सब लड़के भी देखते थे कि हाँ इन दोनों का रिश्ता है, और सबको पता है उनके पदाधिकारियों के सामने, और सारी चीजें एकदम क्लियर थी। तो कभी पता ही नहीं चला इस चीज को लेकर। और फिर उन्होंने रिश्ते की सच्चाई जो बताई, उन्होंने एक वक्त में वो उस औरत को विष कन्या बोलते थे, वो बोलते थे विष कन्या है वो। इवन वो ये भी बोलते थे कि मैं इसको अपने घर में नहीं चंद्र रखता हूँ, अपनी च, माँ के च, पास। चंद्रशेखर अपनी पत्नी को विषकन्या बोलते थे? हाँ, कई बार कहा कि ये एक सिर्फ और सिर्फ प्लांट की गई है, मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं महीने में एक बार सिर्फ और सिर्फ घर का खर्चा देखने के लिए जाता हूँ, अदरवाइज मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। इवन मैं छुटमुलपुर के घर में जहाँ इनकी माताजी रहती है, वहां भी मैं इस महिला को नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के साथ भी, इनकी माँ के साथ तो उसकी बनती भी नहीं है, ये दोनों कभी आपस में साथ में रह ही नहीं सकती इनके परिवार के साथ में। तो इन्होंने इसको एक द्वारका के एक छोटे से एक अपार्टमेंट में वहां रखा, और वहां ये वही महीने में एक बार ऐसे जाते हैं। ये सारी चीजें मुझे पूरी तरीके से, ये सेम पिक्चर, क्योंकि देखो ये टेलीकास्ट हो रहा है, मैं झूठ तो बोल नहीं रही हूँ, तो ये कहानी मेरे दिमाग में गड़ी गई, बस ये इस तरीके से बताया गया। अच्छा, चंद्रशेखर अपनी पत्नी को अपने माँ के साथ नहीं रखते हैं, उनकी पत्नी मतलब बहुत हाई प्रोफाइल हैं क्या? मुझे जानकारी चूंकि है नहीं, वो देखो गांव समाज। मैंने जहां तक मैं हाँ। जानती हूँ, उस महिला की माता जी का बचपन में ही देहांत हो गया था, जब ये 3 भाई बहन छोटे थे। तो उसके बाद में इनके पिताजी काफी अल्कोहलिक हैं, तो ये शायद बुआ के घर पे पली बड़ी है या कोई एक छोटे किराए के घर में। तो इसका, इस महिला का भी कोई फ्यूचर नहीं था। इसकी छोटी बहन ने पहले ही लव मैरिज भागकर शादी कर ली थी। अब छोटा भाई था, तो ये दोनों छोटे भाई को और इस महिला को, दोनों को चंद्रशेखर पाल रहे हैं एक तरीके से। वो लड़का भी, इसका भाई भी, जिसका फोटो भी मैंने 2 दिन पहले वायरल किया कि सरकारी बंगले में तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और हमारा समाज के युवा रोड पे लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। तो मैं तो 5 साल से यूपीएससी की तैयारी इसकी यही देख रही हूँ 2021 के बाद से, कि ये इसके साथ रहता है कि भाई ये दोनों भाई बहन, चंद्रशेखर ने कहा कि इन दोनों भाई बहनों को एक अलग मैंने घर दिला दिया, उस पर रहे ही है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। तो वो एक दूसरे के साथ वहां पर ऐसे रहे। तो ये सब चीजें तो मैंने देखी है अपने आंखों से।